हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज संविधान में संशोधन समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर एक मामलों में जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि संविधान में संशोधन समझाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं एक्चुअली में संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। संविधान में संशोधन को समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि संविधान में संशोधन का करना मतलब क्या होते हैं। तो पहली बात, संविधान में संशोधन, सारे तरीके के संशोधन संविधान में संशोधन ही माने जाते हैं। अगर कोई भी आर्टिकल्स में संशोधन किया जा रहा है, 1 में किया जा रहा है, 2 में किया जा रहा है, 3 में किया जा रहा है, 4 में किया जा रहा है, यार कुछ भी किया जा रहा है, संविधान में संशोधन माना जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन ऐसा अगर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछे कि हर एक संशोधन संविधान में संशोधन माना जाता है, भाई हर एक अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं यार, कई बार संविधान में संशोधन थोड़ी करेंगे। तो हर एक संशोधन संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है, और ये बात सच है। अगर ऐसा स्टेटमेंट है कि हर एक संशोधन संविधान में संशोधन माना जाता है, तो ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होगा। संशोधन से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली संविधान में संशोधन, भारत का संविधान बड़ा आसान है, बहुत आसान तरीके से संशोधन कर सकते हो। और कुछ बहुत टफ संशोधन, टफ है। टफ मतलब जिसको संशोधन करना बड़ा मुश्किल है। आप जीएसटी देख सकते हैं, कितना पेंडिंग करने के बाद 2016-17 में संशोधन हो पाया था। तो बहुत मुश्किल है ना यार ब्रदर्स, और बहुत आसान भी है। आसान कैसे है कि कुछ ऐसे संशोधन है जो 50% सिंपल मेजोरिटी से संशोधन किए जाते हैं, जैसे 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में अगर कुछ भी संशोधन करना पड़े तो बहुत आसान है। तो भारत के संविधान में एक टफ प्रोविज़न है, एक आसान है। इसी के कारण भारत का संविधान बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है। आपको ये क्वेश्चन, और हम ज़रूरत के हिसाब से संशोधन कर सकते हैं जब हमको ज़रूरत करना पड़े, जब हमको ज़रूरत पड़े। ये संविधान में ऐसी बातें यूपीएससी कुछ पूछ लेती है कि संविधान को, हम भारत का संविधान, ऐसा क्वेश्चन जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये बात इसमें लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल्स, इसमें ऐसा बात लिखा है कि भारतीय संविधान को आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की, हालांकि ये अमेरिका जैसा कठिन नहीं है और ब्रिटिश के समान सरल नहीं है। तो बैलेंस है, मतलब बुद्धा वाला नियम कि सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा आसान, इन दोनों के बीच में बैलेंस कर लो। अब इसमें तो लड़ाई ही नहीं होता यार, ना 100 रुपये होंगे ना 0 रुपये होंगे, होंगे तो 50 रुपये, और वो सबके पास होंगे, तो लड़ाई होगा ही नहीं। इस बीच में लड़ाई होता नहीं है, और आपको पता है। तो भारत का संविधान, अगर बोले कि भारत का संविधान ऐसा क्यों माना जाता है, मतलब भारत के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया इतना आसान क्यों है, क्योंकि आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है। भारत में 368 के संशोधन दिया गया, और संशोधन 20 पार्ट। आपको याद नहीं हो भाग तो ज़रूरत नहीं है, बट 368 में संशोधन करने से पहले एक लाइन पढ़ी है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। संसद अपनी संविधाई, मतलब संसद के पास वो चुनाव लड़के सही तरीके से जीत करके आना चाहिए, पहली बात। इस संविधान के किसी उपबंध का, क्या किसी भी प्रोविजन का संशोधन किया जा सकता है, ऐसा था। परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन, मतलब घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है यार, संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान के मूल, ओके ये बाद में आता है ये लाइन। इसी लाइन पे विवाद हो गया। कहाँ पर विवाद हो गया? सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो इतना सारा आप मामला सुनते हैं, केशवानंद सुनते हैं, शंकरी प्रसाद सुनते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक था, सिर्फ ये लॉजिक था, किसी उपबंध का, क्या किसी भी प्रोविज़न को संशोधन किया जा सकता था। तो संसद को लगा कि यार फंडामेंटल राइट को भी, फंडामेंटल ड्यूटी को भी, डीपीएसपी को भी, और एफआर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार को भी संशोधन किया जा सकता है। और इसी कारण बस विवाद हो गया दोस्तों। ये लाइन आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये 368 की कमियां हैं, मतलब ऐसा लिखा गया था वहाँ पर। हमारे संविधान बनाने के टाइम पे ये डिबेटेबल क्वेश्चन था कि क्या भाई किसी भी उपबंध का, तो उन लोगों के टाइम पे ये निर्णय नहीं लिया जा सका था क्या होना चाहिए। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब फंडामेंटल राइट धड़ाधड़ संशोधन होने लगे, फंडामेंटल राइट जैसे राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया गया, कुछ प्रॉपर्टी को सीज किया गया 1951 में, तब विवाद आ गया कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फाइनली किसी वाले उपबंध पे प्रोविज़न था। 368 में एक डेड थिंक लिखा हुआ है कि किसी भी उपबंध का, और इसी कारण बस क्या फंडामेंटल राइट का तो बिल्कुल हाँ किया जा सकता है। और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे टाइम विवाद होता है,
और केशवानंद का एक मामला है जहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। केशवानंद मामला एक ऐसा मामला था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्सेप्ट देता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, याद रखना। अब ये डेफिनेशन नहीं है, ये इसका कोई डेफिनेशन नहीं है और ना ही इसका कोई कोड है, ना ही कुछ है। सुप्रीम कोर्ट हर एक बार कानून में डिसाइड करता है कि कौन सा कानून संविधान का मूल संरचना को प्रभावित करता है, मूल ढांचे को प्रभावित करता है कि नहीं करता है। हर एक बार कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि क्या मूल ढांचे को संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या राज्यसभा मूल ढांचे का एक पार्ट है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का एक पार्ट है, उसको संशोधन नहीं किया जा सकता। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। और इसीलिए मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया था। और मूल ढांचे के टाइम पे हमारा फंडामेंटल राइट का मतलब होता है लोगों को संरक्षण। और एकदम अगर सिंपल सादा हम बोले कि लोगों के पास अधिकार है, मतलब राज्य हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, हमारे ज़िंदगी को नहीं छीन सकता, हमें बिना गलती के फांसी पर नहीं चढ़ा सकता, हमें सज़ा नहीं दे सकता, राज्य मनमाना काम नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कानून बना के कर सकता है। और इसी बात पर तो विवाद हो गया कि किसी उपबंध का कानून बना के कर सकता है, और इसी कारण बस विवाद हो गया। और मूल ढांचे को, अब तो मूल ढांचे को संशोधन नहीं किया जा सकता। आपको ऐसा क्वेश्चन, और ये कैसे डिसाइड होता है? हर एक बार कानून बनता है और कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेशन करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता है तो उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, उसको असंवैधानिक करार कर दिया जाएगा। अगर नहीं करता है तो फिर अच्छी बात है। लेकिन प्रस्तावना, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, प्रस्तावना का अगर उल्लंघन करता है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। केवल प्रस्तावना का उल्लंघन करता है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। 368 में कैसे संशोधन होता है, उसके लिए कुछ प्रोविज़न या प्रावधान दिए गए हैं, जिसको समझने का यहाँ पर दिया गया है कैसे होता है। संशोधन का आरंभ किसी भी सदन में किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है, किसी से भी स्टार्टिंग किया जा सकता है। विधेयक को कोई मंत्री भी ला सकता है, मतलब मोदी भी ला सकते हैं, या कोई नॉर्मल सचिन तेंदुलकर अगर वो सदस्य हैं तो वो भी ला सकते हैं। और आप अगर सदस्य कल के दिन बन जाएंगे, आप मंत्री नहीं हैं, तो आप भी ला सकते हैं। गैर सरकारी का मतलब होता है जो मंत्रीय नहीं है। और जो मंत्री है वो तो है ही है, वो तो ला ही सकता है। बट गैर सरकारी मतलब जो मंत्रीय नहीं है वो ला सकता है। सरकारी सदस्य और गैर सरकारी में नॉर्मल डिफरेंस है। सरकारी का मतलब जो मंत्री है और जो जिसकी सरकार है वो सबको मिलाकर बनता है। ओनली मंत्री नहीं, सरकार के जो सदस्य होते हैं वो भी, मतलब मान लीजिए मोदी की सरकार है तो बीजेपी के जितने भी सांसद होंगे वो सब को माना जाता है सरकारी सदस्य। और गैर सरकारी मतलब जो मंत्री नहीं है। ऐसा यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है और मैं आपको बता सकता हूँ। विधेयक को दोनों सदनों में कैसा, फिर विधेयक ला लिए कोई भी ला सकता है और कोई भी सदन ला सकता है। सदन लाने के बाद क्या होगा? 50% बहुमत से अधिक और कुल सदन संख्या के आधार पर सदन वो 2/3 बहुमत। बिल्कुल, मैं इसको आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको बढ़िया एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि आज पूरा फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल लेते हैं यार। 550 लोकसभा में है कि नहीं है? 50% सीट चाहिए, मतलब 272 से ज़्यादा सीट होना चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए, मतलब ये तो होना ही चाहिए, ये तो मैंडेट है। लेकिन 550 में यार उस दिन लोकसभा में 200-300 लोग बैठे थे, तो उसमें 2/3 चाहिए। प्रेजेंट इन वोटिंग कितने लोग बैठे थे, सभा में कितने लोग बैठे थे, तो 3 चाहिए, तो कितने लोग चाहिए अब? 200। यानी 201 लोग अगर बोल दें हाँ तो ये बिल पास हो गया, बिल पास हो जाएगा। और 50% तो बोलना ही पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं अगर 300 लोग बैठेंगे तो नहीं होगा, मतलब ज़्यादा चाहिए, 400 450 लोग बैठेंगे तब कहीं जाके होगा। तो 272 तो होना ही चाहिए, वो तो मैंडेट है 50%। और ये 2/3 कितने, जितने लोग बैठे हों। तो अगर आप एक कंडीशन लेते हैं, राज्यसभा का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 250 सीट है, कितना चाहिए? 126 सीट चाहिए 50% वाला कंडीशन से। और कितना कंडीशन चाहिए? 2/3 चाहिए, 2/3 200। मान लीजिए दोस्तों 200 लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पे, 200 लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पे, तो कितना होगा आप सोच ही सकते हैं। 3 छक 18, 2 हो गया, 3 सते 21, 67 दूना 124 लोग।
नहीं सॉरी 134 लोग, तो ये बिल पास हो सकता है। अगर ये बिल पास हो सकता है राज्यसभा में इस तरीके का होगा, मतलब 50% तो होना ही चाहिए, प्लस वो टोटल का कुल सदस्यों का, मतलब 500 है तो 250, 400 है तो 300, 200, 300 है तो 150, 200 है तो 100, जितना भी हो। आप एग्जाम्पल यूपीएससी कई बार पूछता है भाई 300 लोग होंगे तो 50% कितना, तो डेफिनेटली आप बता देंगे 151 लोग, 150 से ज़्यादा, 150 से कम नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन 2/3 जितने लोग प्रेजेंट होते हैं उसकी ही काउंटिंग की जाती है। मतलब अगर 300 हैं तो कितना चाहिए, 2/3 में 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा। और ये बात हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, और यही बात तो मुझे समझाना था। और यही बात तो 2/3 50% प्लस 2/3 ये होना चाहिए। और इसके बाद अगर ये 50% से वोटिंग हो जाता है, अलग अलग पारित कराना, अलग अलग सदन में ऐसा कुछ हो जाता है, जैसा मैं लोकसभा में एक एग्जाम्पल बताया था, 550 सीट है उसको कैसे होगा, और राज्यसभा में कैसे होगा, और वो दोनों में 20 अगर पारित हो जाता है। संविधान में संशोधन करना है यार, जोर जबरदस्ती नहीं होगा। तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इसलिए नहीं है क्योंकि जोर जबरदस्ती करके यार संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं है। संविधान में संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, आपको एक बात और, एक कंडीशन है, जब संघीय व्यवस्था का संशोधन करते हैं तो वो तो है ही है 2/3 प्लस 50%, वो तो है ही है, ये तो होना ही चाहिए। प्लस आधे राज्य, मतलब मान लीजिए 30 राज्य है तो बटा 2, 15 से ज़्यादा राज्य जीएसटी में ऐसा किए थे, ये भी होना चाहिए। संघीय व्यवस्था मतलब कि जो संघ और राज्य सरकार का जो कानून है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यार, अगर राज्य सूची में कोई भी 7वीं अनुसूची में कोई विषय है, मान लीजिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 42nd अमेंडमेंट में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया था, नहीं लाया था, लाया था ना भाई, वन को भी लाया था, नाप तोल को भी लाया था, 5 चीज़ों को लाया था। तो उसको लाने के लिए उसने क्या करा होगा, सबसे पहले 2/3 करा होगा, 50% करा होगा, प्लस आधे राज्यों से पूछा होगा। मतलब 7वीं अनुसूची से संबंध कोई भी विषय में अगर संशोधन करना पड़े, चाहे वो राज्य सूची हो, चाहे वो संघ सूची हो, चाहे समवर्ती सूची हो, और अगर संविधान में कुछ इधर उधर करना पड़ रहा है तो भाई आधे राज्यों को संशोधन जरूरी पड़ता है। मतलब 15 राज्य तो होने ही चाहिए अगर भारत में 30 राज्य हैं। यह बात आपको दोस्तों याद रखनी पड़ेगी। फिर क्या होता है, जैसे हो जाता है फिर राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजा जाता है, और फिर ये बिल राष्ट्रपति, भाई पुनर्विचार का ऑप्शन नहीं है। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते, सहमति देना पड़ेगा उसको। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति दे देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, नहीं पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। वैसे पुनर्विचार का कॉन्सेप्ट है, मतलब राष्ट्रपति एक बार मना कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन के विधेयक में वो नहीं कर सकते। मध्य राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, न ही पुनर्विचार कर सकते हैं। मतलब उनको हाँ करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, और फिर क्या होता है, वो संविधान में उसको संशोधन कर संविधान में रख लिया जाएगा, संविधान के अनुच्छेद में। तो आर्टिकल 396 अनुच्छेद है, और बहुत सारे उसके चीज़ों में करके आज 465 अनुच्छेद हो चुका है। मतलब मान लीजिए 1 में ए कर दिया, 1 में बी डाल दिया, 1 में सी कर दिया, सो मेनी टाइम संविधान में संशोधन किया। संशोधन के प्रकार 368 में मैं संशोधन आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आपको अगर एक बार और मैं समझा देता हूँ यार, दिक्कत हो जाए तो। मतलब 368 में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति से पूछना जरूरी नहीं है। फिर लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, मंत्री भी ला सकता है, बिना मंत्री वाला गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक ला सकता है, क्या राज्यसभा ला सकता है, क्या लोकसभा ला सकता है। तो हाँ बिल्कुल सत्य है, ला सकते हैं, सब लोग ला सकते हैं। लाने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये लोग वोटिंग कराएंगे, 50% होगा प्लस 2/3 होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होता है। अगर वो संघीय व्यवस्था का है, मतलब 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय है, चाहे वो संघ सूची हो, चाहे वो राज्य सूची हो, चाहे समवर्ती सूची हो, आगे पीछे करना पड़े तो भाई संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और फिर आधे राज्यों की सहमति चाहिए। फिर क्या होता है, एक ज्वाइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और वो इसमें होगा नहीं क्योंकि संविधान में कोई जोर जबरदस्ती होती नहीं है। फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति रिटर्न नहीं कर सकते, उनको सहमति देना पड़ेगा और सहमति दे देते। इसके बाद ये संविधान में जोड़ दिया जाता है। और संविधान में हर एक बार 395 ओनली अनुच्छेद हैं, ना कि
465 है, लेकिन 465 जोड़ जोड़ के कर दिया गया है, मतलब 1 में ये कर दिया, 2 कर दिया, और हर एक बार संशोधन किया उसको लिखता गया और जोड़ के आज इतना सारा काम बनाया जा चुका है। और ये आसान है, ये मैं आपको आसान भाषा में समझा चुका हूँ। आइए फिर संशोधन के प्रकार समझते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ ऐसे होते हैं जो विशेष बहुमत, फिर आधे राज्य, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बट कुछ ऐसे होते हैं जो 368 के तहत नहीं आते, जैसे कि साधारण बहुमत से संशोधन जो किया जाता है। संसद के साधारण बहुमत का संशोधन जो होता है, साधारण बहुमत मतलब आप समझ लीजिए यार कि 50% होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट एंड वोटिंग पर होना चाहिए। मतलब लोकसभा में कितना है, 550 है, तो प्रेजेंट उन लोग 500 उस दिन था, प्रेजेंट एंड वोटिंग 500 था सदन में, तो कितना चाहिए, 250 लोग। कितना चाहिए, 250 लोग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साधारण बहुमत से संशोधन। और ऐसा संशोधन क्या माना जाता है, 368 में नहीं माना जाता है। लेकिन ये नीचे वाली लक्ष्मीकांत में जो 2 लाइनें लिखी गई ना भाई, ये 368 में संशोधन माना जाता है। आगे इसको भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण बहुमत में संशोधन करने वाले कौन से चीज़ें हैं, और आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। नए राज्यों का प्रवेश गठन, ये इम्पोर्टेंट है, या नए राज्यों की सीमा वगैरह जो बदला जाता है, कम ज़्यादा किया जाता है, या किसी भी चीज़ में डाला जाता है। मतलब मध्य प्रदेश को कई बार उत्तराखंड में डाल दिया, ऐसा कुछ, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। या फिर कि राज्य विधान परिषद का निर्माण करना पड़ेगा, आपको मैं बता चुका था उसमें कि 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। या दूसरी अनुसूची में, याद रखना दोस्तों, दूसरी अनुसूची, संसद में कोरम होता है। कोरम मतलब कि इतने लोग बैठ सकते हैं, तो लोकसभा में कितने लोग बैठ सकते हैं, 55 लोग। 550 का 10% सोच लीजिए यार, किसको मिला करके, स्पीकर को मिला करके। राज्यसभा में भी स्पीकर को मिला करके कितने लोग होंगे, 250 हैं तो कितने लोग, 25 लोग। तो कितना होना चाहिए, उसके लिए अगर संशोधन करना पड़े तो क्या होना चाहिए, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संशोधन करने पड़े तो। और याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यायाधीशों की संख्या ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और इस बार नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई चीज़ संशोधन करने पड़े, और राजभाषा से कोई संशोधन करने पड़े, और ये 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची से रिलेटेड कोई संशोधन करने पड़े। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या 368 में ये संशोधन माना जाता है, 5वीं और 6वीं अनुसूची, तो बिल्कुल नहीं माना जाता है यार। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, जो 10-12 राज्य हैं, और अनुसूचित जनजातियों का क्या प्रशासन होगा उसके बारे में कुछ प्रावधान है। मतलब जो पंचायतों के लिए पेशा अधिनियम है उसके बारे में कुछ है। और 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा के कुछ जनजातीय इलाके हैं, पूरे राज्य के अंदर नहीं, कुछ जनजातीय इलाके हैं, उसके अंदर कैसे प्रशासन किया जाएगा, उनको क्या छूट दिया जाएगा, कहाँ कैसे, उसके बारे में। तो आपको याद रखना है 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, और नागरिकता, और नए राज्यों का निर्माण और समाप्ति है, और ये राज्य विधान परिषद की समाप्ति, ये न्यूज में है, और दूसरी अनुसूची। याद रखना दोस्तों, मैं जो विशेष बहुमत का समझा रहा था, विशेष बहुमत मतलब कि 2/3 प्लस 50%। 50%, मान लीजिए लोकसभा में 550 सीटें हैं अभी करंट में, तो 50% कितना होना चाहिए, आप सोच ही सकते हैं, 272 सीटें होनी चाहिए, जितना सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ये तो 50% वाला कंडीशन हो गया, लेकिन 2/3 वाला क्या होगा। तो मान लीजिए उस दिन राज्यसभा में 400 लोग बैठे थे, तो इसमें 2/3 इसका जो भी आ जाए, मतलब जो भी आ जाए वो क्या होगा, वो क्या होगा, इन दोनों को मिला करके, मतलब 2/3 जितने बैठे हैं प्लस 50% मिला करके संशोधन किया जाएगा, तो उसको विशेष संशोधन माना जाता है। और याद रखिएगा, वो जो मैं 50% बता रहा हूँ कि मतलब 272 में जो बता रहा था कि भाई 550 है तो उसका आधा, उसमें कोई खाली ओली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे खाली ओली है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, होना ही चाहिए 272 तो होना ही चाहिए हर एक हालत में, हर एक हालत में, और प्लस 2/3। ऐसे संशोधन कौन से हो सकते हैं, मूल अधिकार, डीपीएसपी, और जो पहले ये वाले पहले वाले में नहीं आते और ये तीसरे वाले में नहीं आते, इनमें जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में जो नहीं आते, मतलब प्रथम और तृतीय श्रेणियों का मतलब ये होता है कि जो ये साधारण वाले में नहीं आते और जो इधर नहीं आते वो उधर आते हैं, ठीक है। तो क्या संसद के विशेष बहुमत के लिए राज्यों की स्वीकृति, भाई ये सारा काम संसद कर रही है,
अब राज्यों को भी पूछा जा रहा है, मतलब 2/3 प्लस 50%, ये तो है ही है, प्लस आधे राज्य, जो मैं पहले बता चुका हूँ। वैसे संशोधन क्या है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन से संबंधित कुछ मैटर होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह से कुछ मैटर होगा। नियुक्ति नहीं, नियुक्ति नहीं, नियुक्ति नहीं, संख्या नहीं। उच्चतम न्यायालय का जैसे क्षेत्राधिकार कम ज़्यादा करना हो। 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, यूपीएससी यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या राज्य सूची में किया जा सकता है, राज्य सूची का कुछ उसमें दे दिया, कोई विषय दे दिया उससे संबंधित, हाँ तो भाई किया जा सकता है, लेकिन वो आधे राज्यों की सहमति पड़ेगी। भाई आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। और ये जो मतलब लिखा है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व, और ये इस बार किया गया है, 104th अमेंडमेंट लगा है कॉन्स्टिट्यूशन में, किया गया है। मे भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 104th ही है, मतलब जिसमें आरक्षण से संबंधित जो किया गया है, और जिसमें एंग्लो इंडियन का ख़त्म कर दिया गया है आरक्षण, उससे संबंधित विधेयक आधे से ज़्यादा राज्यों को। तो ये तो एग्जाम्पल है। और जीएसटी आपके पास 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय था तो जीएसटी आपका एग्जाम्पल है। अगर 368 में भी संशोधन करना पड़ जाए ना भाई, क्योंकि इंदिरा गांधी कई बार 368 में संशोधन कर चुकी है, क्योंकि उसमें किसी लिखा था वही वाले प्रावधान के लिए हाँ कर सकती है ऐसा, और उसमें अगर संशोधन करना पड़ेगा तो आधे राज्यों की सहमति जरूरी है। आपको याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय नहीं है, भारत में कोई अलग से कोई बॉडी नहीं है जो संविधान संशोधन करे। अमेरिका में ऐसी कोई बॉडी है, भारत में तो भाई आपको ही पता है राज्य विधानमंडल को है। मतलब ऐसा पूछे अगर यूपीएससी की राज्य विधानमंडल को किसी भी मामले में संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है तो भैया है। आप देख ही सकते हैं आधे से ज़्यादा राज्यों को सहमति पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं, और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो भारत में राज्यों के पास ज़्यादा शक्ति नहीं है, लेकिन है संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप, बिल्कुल आप अधिकतर मामलों में वो कर सकते हैं। बट कुछ मामलों में राज्य, जैसे जीएसटी हो गया, जैसे कि आप एग्जाम्पल 368 में ही संशोधन करना पड़ जाए, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल, ये कुछ लिखा है यार अमेरिका में, मतलब अमेरिका में क्या होता है संविधान संशोधन की शक्ति राज्यों के पास भी है, बट इंडिया में नहीं है। संसद संविधान के बड़े भाग को अकेले ही संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक है, वह भी उनमें से आधे को, जबकि अमेरिका में ये 3/4 राज्यों का। भाई अमेरिका में बता रहे हैं कि मतलब वो जो हम 50% बता रहे थे आधे राज्यों का, वो अमेरिका में क्या होता है 75% राज्य एग्री होते हैं, तब कहीं जाके संविधान में संशोधन हो पाता है। मतलब अगर जीएसटी में करना पड़ता तो 75% राज्य सहमत होते तब कहीं जाके होता। मतलब अगर 30 राज्य हैं तो 21 से ज़्यादा राज्य सहमत होना चाहिए तब होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है यार, भारत में तो 50% है। संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। हाँ भाई उनके मर्जी पर। आप जीएसटी देख सकते हैं कितने साल पेंडिंग रहा, क्योंकि राज्य, भाई अमेरिका में एक टाइम लाइन दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर राज्य को बोलना पड़ेगा हाँ या ना, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ना बोले तो भी चलेगा। तो जीएसटी इतना टाइम तक बाद एक कानून बन पाया था, क्योंकि राज्य को नहीं बोला गया है तुम एक टाइम लाइन के अंदर दो, तुम बताओ कि संशोधन हो, तुम सहमत हो कि नहीं हो। भाई जब तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। साधारण विधेयक के मुद्दे पर भाई डेफिनेटली साधारण विधेयक पे तो जॉइंट सीटिंग हो सकती है, लेकिन संविधान संशोधन में इसीलिए क्योंकि जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामलों के अतिरिक्त संविधान विधेयक को संसद से उसी तरह पाए जैसे, हाँ भाई कुछ विशेष बहुमत वाले, मतलब विशेष बहुमत वाले कौन से, आप 2/3 वाला 50% जिसमें फंडामेंटल राइट में बता रहा था, और ये दोनों में बता करके एक बताया था कि आधे से ज़्यादा राज्यों को उसके लिए और उसको संशोधन करने के लिए ही केवल लेकर के नहीं, अधिकतर मामलों को आप देख सकते हैं साधारण विधेयक जैसा ही संशोधन किया जा रहा है। संशोधन प्रक्रिया बहुत अपर्याप्त है, इसीलिए न्यायपालिका जब संविधान में संशोधन करती है तो अधिकतर मामलों को नल एंड वाइट कर सकते हैं। और ये लचीलेता और जटिलता का बेहतर, केसी वेयर एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो ऐसा मानते हैं कि लचीलेपन और जटिलता का बेहतर तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ इंडियन के पीपल्स नहीं, बाहर के लोग भी बहुत सारा इंडिया को अच्छा बोले हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महसूस करते सभा ने इस संविधान में किसी अंतिम भ्रमित मुहर लगाने से स्वयं को दूर रखा। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन न देने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तरह
भाई इंडिया का संविधान संशोधन थोड़ा आसान है ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। तो आपको दोस्तों क्या बात याद रखनी है, मैं जो बता चुका हूँ। अगर ऐसा यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान संशोधन विधेयक में राज्यों के पास कोई पावर नहीं है, तो भाई है, आप देख सकते हो 50% प्लस, वो तो है 50% प्लस 2/3 प्लस आधे राज्यों को। एक तरीके के और संविधान संशोधन होता है, मैं उसको समझा देता हूँ। एक तरीके का संविधान संशोधन करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कितने सीट खाली है उसको नहीं गना जाएगा। मतलब मान लीजिए राज्यसभा में कितनी सीट है, 250, लेकिन 20 सीट खाली है, तो मान लेते हैं कितनी सीट बची हुई है, -20 कर दीजिए, 230 बचा हुआ है। अब 230 का बटे 2 कर दीजिए, कितना सीट बनाना है, 115 सीट। यानी ये क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी होते हैं, प्रभावी बहुमत। और ऐसा किस किस मामले में होता है, तो लोकसभा का स्पीकर जब हटाया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति को जब हटाया जाता है, तब ये वाला प्रावधान का यूज किया जाता है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशेष बहुमत के द्वारा लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाता है। बिल्कुल भी सही बात नहीं है, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है, और यही प्रावधान है। आपको कैसा लगा? आपको बिल्कुल ऐसा वीडियो देखना ज़रूरी है दोस्तों, और आपको ये समझना ज़रूरी है कि संविधान में कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जहाँ पर दिक्कत हुआ संविधान संशोधन विधेयक में, इतना सारा प्रॉब्लम क्यों खड़ा हुआ संविधान संशोधन में। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये लाइन रट्टा होना चाहिए कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का, और जहाँ तुरंत पूछ ले हाँ किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उन चीज़ों को नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे का पार्ट है। अभी भी ये बात सच है, परिवर्तन, निरसन कम ज़्यादा घटा सकती है, बढ़ा सकती है, ख़त्म कर सकती है, लेकिन उन चीज़ों को नहीं कर सकती है जो मूल ढांचे का पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष मूल ढांचे का पार्ट है। न्याय तक प्रभावकारी पहुँच, ये सब चीज़ों में संशोधन नहीं कर सकती है संसद। ओके, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं है, और आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हर एक संशोधन संविधान संशोधन नहीं होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।